time ago, the United States military began major combat operations in Iran. शुरुआत में वॉशिंगटन को लगा था कि थोड़ा बहुत एयर स्ट्राइक, स्ट्रॉन्ग नेवी और सैंक्शंस के कॉम्बिनेशन से ईरान को जल्दी दबाव में लाया जा सकता है, पर असल में कहानी बिल्कुल अलग निकली। So they hit Qatar, Saudi Arabia. Nobody expected that. We were shocked. सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि अमेरिका के पास साफ एग्जिट स्ट्रेटेजी है ही नहीं। यूरोप के कई देश इस कॉन्फ्लिक्ट को अननेसेसरी एस्केलेशन मानते हैं। यूरोप पहले से ही इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस और स्लो ग्रोथ जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में एक और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में कूदना उसके लिए रिस्की है। इसका सीधा असर अमेरिका की पोजीशन पर पड़ता है। ईरान ने समझ लिया है कि वो सीधी लड़ाई में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने इनडायरेक्ट टैक्टिक्स अपनाए। ईरान की लीडरशिप इस कॉन्फ्लिक्ट को सर्वाइवल के लड़ाई के रूप में देखती है। अब ये अमेरिका के लिए तो वैसे हो गया जैसे सांप के मुंह में छुछुंदर, न उगलते बनता है न निगलते। मैं हूं करुणेश और आप देख रहे हैं बजर बट्टू दुनिया का ये खास एपिसोड जिसका नाम है ड्रोन दृष्टि। अमेरिका के पास बहुत ताकतवर सेना है, लेकिन ईरान ने लड़ाई को वहां खींच लिया है जहां ताकत नहीं, कंट्रोल मैटर करता है, और वो कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। तुम्हें लग रहा होगा कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अगर किसी से भिड़ जाए तो नतीजा पहले से तय होता होगा, लेकिन यहां एक ऐसी चीज है जो पूरी कहानी पलट देती है। दुनिया का करीब 20% तेल एक ही संकरे रास्ते से गुजरता है, और अगर वो रास्ता रुक जाए तो टैंक्स हो या मिसाइल्स सब बेकार है। यही इस पूरी कहानी का ट्विस्ट है। तो चलो आज इसी ट्विस्ट को थोड़ा डिकोड करते हैं और समझते हैं कि अमेरिका के साथ इस वॉर में ईरान इतनी देर तक टिका कैसे, और आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो और क्या क्या कर सकता है। अब सोचो, अगर एक देश बिना सीधे युद्ध जीते पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला दे, ऑयल प्राइसेस बढ़ा दे और सुपर पावर को सोचने पर मजबूर कर दे, असली एडवांटेज किसके पास है? यही वो सवाल है जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को अलग बनाता है। ये एक ऐसा ट्रैप है जहां हर एक्शन का रिएक्शन ग्लोबल लेवल पर होता है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार अमेरिका इतना मजबूत होने के बावजूद गेम अपने रूल्स पर नहीं खेल पा रहा है। अमेरिका की मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजी हड़बड़ी और बेतुके मिलिट्री एक्शन पर आधारित रही है, लेकिन ईरान के साथ चल रही ये टकराव उसके उसी पुराने तरीके को चुनौती दे रही है। शुरुआत में वॉशिंगटन को लगा था कि थोड़ा बहुत एयर स्ट्राइक, स्ट्रॉन्ग नेवी और सैंक्शंस के कॉम्बिनेशन से ईरान को जल्दी दबाव में लाया जा सकता है, पर असल में कहानी बिल्कुल अलग निकली। ईरान ने सीधी लड़ाई में उलझने के बजाय अपनी सबसे बड़ी ताकत जियोग्राफी का इस्तेमाल किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। यही वो पॉइंट था जहां से ये संघर्ष अमेरिका के लिए ट्रैप बनना शुरू हो गया। तो थोड़ा डिटेल में समझो तो देखो, अब समस्या सिर्फ मिलिट्री नहीं रही। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन वो हर जगह जीत कर भी इस युद्ध को जल्दी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान ने युद्ध को बैटलफील्ड से हटाकर इकोनॉमी और सप्लाई चेन की लड़ाई बना दिया है। अमेरिका को हर दिन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बेसेस और ट्रूप्स को मेंटेन करने में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान कंपैरेटिवली सस्ते तरीके जैसे ड्रोन्स, माइंस और प्रॉक्सी अटैक्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये वॉर अब अलग तरीके की लड़ाई बन चुकी है, जहां एक तरफ हाई टेक मिलिट्री पावर है और दूसरी तरफ लो कॉस्ट डिस्ट्रप्शन स्ट्रेटेजी है। ऐसे में अमेरिका जितना ज्यादा टाइम इस कॉन्फ्लिक्ट में बिताता है, उतना ही उसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉस्ट बढ़ता जाता है। डोमेस्टिक लेवल पे भी प्रेशर बढ़ रहा है। फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का असर धीरे धीरे अमेरिकी जनता पर पड़ रहा है। सबसे बड़ा ट्रैप यह है कि अमेरिका के पास साफ एग्जिट स्ट्रेटेजी है ही नहीं। अगर वो पीछे हटता है तो ये ईरान की स्ट्रेटेजिक जीत मानी जाएगी, जिससे उसकी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को बड़ा झटका लगेगा, और अगर वो लड़ाई जारी रखता है तो कॉस्ट और बढ़ती जाएगी और वो बिना किसी क्लियर जीत के रहेगी। यही वो स्थिति है जिसे मिलिट्री थियरी में नो विन सिनेरियो कहा जाता है, जहां हर रास्ता नुकसान की ओर ले जाता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका धीरे धीरे इस युद्ध में फंसता चला जा रहा है। तो चलो सबसे पहले तो ये समझो कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ताकत क्या है। तो देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता भर नहीं, बल्कि ये ग्लोबल एनर्जी सिस्टम की लाइफलाइन है।
पर्शियन गल्फ के जितने भी ऑयल रिच देश हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक, इन सबका ज्यादातर क्रूड ऑयल इसी संकरे रास्ते से होकर दुनिया भर में जाता है। जब ईरान ने इस चोक पॉइंट को टारगेट किया तो उसने पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर दबाव डाल दिया। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं पड़ा। एशिया के बड़े इकोनॉमी जैसे इंडिया, चाइना, जापान अपनी एनर्जी जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रूट से पूरा करते हैं। यूरोप पहले से ही एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है, खास करके रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद से। ऐसे में हॉर्मुज का बंद होना ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा चेन रिएक्शन पैदा करता है। शिपिंग कंपनीज रिस्क के कारण रूट अवॉइड करने लगती हैं, इंश्योरेंस बहुत महंगा हो जाता है और टैंकर ट्रैफिक तेजी से गिर जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ऑयल सप्लाई में अचानक कमी आ जाती है, जिससे प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये सिर्फ फ्यूल प्राइसेस तक सीमित नहीं रहता, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये भी बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग महंगी होती है, फूड प्राइसेस तक प्रभावित होते हैं। यानी एक छोटा सा चोक पॉइंट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित कर देता है। ईरान ने इस स्थिति को समझते हुए इसे एक स्ट्रेटजी की तरह इस्तेमाल किया। उसे पता है कि वह अमेरिका को सीधे मिलिट्री तौर पर हरा नहीं सकता, लेकिन वो ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्टर्ब करके अमेरिका पर इनडायरेक्ट प्रेशर बना सकता है। और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे जरूरी युद्ध क्षेत्र बन चुका है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। अगर हो जाता तो ठीक था, लेकिन होता नहीं ऐसा। अमेरिका ने अपने अलाइज से कहा कि स्ट्रेट तो बंद हो गया, एक काम करते हैं, हम सब मिल के चलते हैं और अपने जहाज, अपने अपने जो लड़ाकू जहाज है वो लेकर चलते हैं। लेकिन उस पर जो हो रहा है वो और मजेदार हो रहा है। तो वो ये रहा है कि अमेरिका को अपने ट्रेडिशनल एलाइज से वैसा सपोर्ट मिल ही नहीं रहा जैसे वो पहले मिलता था। नाटो अलायंस जो हमेशा से साथ आकर लड़ता रहा है, वो इस बार पूरी तरीके से यूनाइटेड नहीं दिखा। यूरोप के कई देश इस कॉन्फ्लिक्ट को अननेसेसरी एस्केलेशन मानते हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस मामले को बातचीत से सुलझाया जाए। इसका कारण सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक भी है। यूरोप पहले से ही इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस और स्लो ग्रोथ जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में एक और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में कूदना उसके लिए रिस्की है। उन्हें डर है कि अगर वॉर लंबा चलता है तो उसकी कीमत उनकी इकोनॉमी को चुकानी पड़ेगी। इसलिए वे डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट से बच रहे हैं। इसका सीधा असर अमेरिका की पोजीशन पर पड़ता है। पिछले वॉर्स जैसे इराक या अफगानिस्तान में अमेरिका कोलिशन बनाकर लड़ता था, जिससे कॉस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती थी। लेकिन इस बार वो लगभग अकेला दिख रहा है, जो उसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक बर्डन को बढ़ाता है। इसके अलावा ग्लोबल परसेप्शन भी बदल रहा है। जब एलाइज ओपनली सपोर्ट नहीं करते तो ये सिग्नल जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर पूरा सपोर्ट अमेरिका के साथ नहीं है। इससे ईरान को भी साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है, क्योंकि वो इसे ऐसे दिखा सकता है कि अमेरिका अलग थलग पड़ चुका है। इस स्थिति ने नाटो की यूनिटी पर भी सवाल खड़े कर दिए। अगर अलायंस के सदस्य क्रिटिकल मोमेंट पर साथ नहीं आते तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ता है। और यही वो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जो इस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल पावर डायनेमिक का मुद्दा बना देता है। लेकिन ईरान के इस कदम से कितना कुछ नुकसान होगा, सब समझेंगे इस वीडियो में। आगे समझेंगे कि कैसे एनर्जी शॉर्टेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनकर उभरेगा, ईरान अब तक युद्ध में कैसे टिका है, सब जानेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहो। एनर्जी शॉर्टेज इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा और खतरनाक परिणाम उभर कर आया है। जब ऑयल सप्लाई रुकती है तो उसका असर सिर्फ फ्यूल तक सीमित नहीं रहता, पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, हर सेक्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑयल पर डिपेंडेंट है। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ता है, क्योंकि हर चीज की कॉस्ट बढ़ जाती है। गवर्नमेंट्स को सब्सिडीज बढ़ानी पड़ती है, जिससे उनका खर्च बढ़ता है। सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। यानी एक सिंपल सप्लाई शॉक पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को स्लो डाउन की ओर ढकेल सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये और भी खतरनाक है। इंडिया जैसे देशों का इंपोर्ट बिल अचानक बढ़ने लगता है, जिससे करेंसी पर प्रेशर आता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जा सकता है। पहले तो इन्फ्लेशन को बहुत आसान भाषा में समझो। इन्फ्लेशन मतलब चीज़ों के दामों का बढ़ना। मान लो आज तुम 100 रुपए में 5 चीज़ें खरीद सकते हो। अगर कुछ समय बाद उसी 100 रुपए में सिर्फ 3 चीज़ें ही खरीद पाओ तो क्या होगा? तो यही होगा कि इन्फ्लेशन आ गया है। जैसे आज मान लो दूध 50 रुपए लीटर है, 1 महीने के बाद 60 रुपए लीटर हो गया।
तो 10 रुपए बढ़ा। यही इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ दाम बढ़ना नहीं है, बल्कि तुम्हारे पैसे की ताकत या खरीदने की क्षमता का कम होना भी है। मतलब जितने पैसे में पहले ज्यादा सामान मिलता था, उतने में अब कम मिलने लगा। तो यही होता है इन्फ्लेशन। लेकिन क्यों बढ़ता है इन्फ्लेशन? देखो, डिमांड ज्यादा हुआ, सामान कम हुआ तो दाम बढ़ेंगे। तेल या ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़े तो फिर कंपनियां दाम बढ़ाएंगी। बाजार में ज्यादा पैसा घूम रहा है, मतलब कोई भी कुछ भी खरीद सकता है, सबके पास पैसे हैं, तो फिर क्या होगा? सामान महंगे होने लगे। तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे इन्फ्लेशन होता है। वहीं डेवलप्ड इकोनॉमीज में स्टैगफ्लेशन का खतरा बढ़ जाता है। ये टर्म तुम्हारे लिए नया होगा। तो इसे ऐसे समझो कि जहां ग्रोथ रुक जाती है लेकिन प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, नौकरियां कम होने लगती हैं, घर का खर्च लगातार बढ़ रहा है लेकिन पैसे उतने ही हैं या उससे कम आ रहे हैं। आमतौर पर जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो चीजें सस्ती हो जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। इकोनॉमी भी कमजोर हो जाती है और महंगाई भी बढ़ती जाती है। इसलिए ये स्थिति बहुत मुश्किल मानी जाती है, क्योंकि इसे ठीक करना सरकार के लिए आसान नहीं होता है। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो ग्लोबल रिसेशन का खतरा और बढ़ जाता है। कंपनीज क्या करेंगी? कंपनीज प्रोडक्शन कम करने लगती है। इसका जॉब पर असर पड़ता है, यानी कि खाने के वांदे। ईरान ने इस कमजोरी को समझते हुए एनर्जी को ही अपना हथियार बना दिया। ये ट्रेडिशनल वॉरफेयर से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसका असर हर देश पर पड़ता है, चाहे वो सीधे कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो या नहीं हो। इंडिया में आपने इसका उदाहरण देख ही लिया, एलपीजी की शॉर्टेज को लेकर। यही कारण है कि एनर्जी शॉर्टेज अब इस वॉर का सेंट्रल फीचर बन चुका है। अब बात करते हैं कि ईरान इतने दिन तक इस युद्ध में टिका कैसे। तो भाई इसको सुन ले, हो सकता है तुम्हें कोई नई बात पता चले। तो देखो, ईरान और अमेरिका के बीच टकराव में उम्मीद थी कि हैवी सैंक्शंस, एयर स्ट्राइक और डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से ईरान जल्दी कमजोर हो जाए। लेकिन ईरान ने इसके उलट खुद को अडॉप्ट कर लिया और अपनी स्ट्रेटजी को पूरी तरह बदल दिया। ईरान ने समझ लिया है कि वो सीधी लड़ाई में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने इनडायरेक्ट टैक्टिक्स अपनाए। ड्रोन्स, साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी ग्रुप्स, ये सब रिलेटिवली सस्ते लेकिन असरदार तरीके हैं जिनसे वो लगातार प्रेशर बनाए रखता है। इसके अलावा ईरान में जो इस्लामिक सरकार है, उसकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी ऐसी है कि बाहर से खतरा आने पर अंदर सब एकजुट हो जाते हैं। सबको लगा कि सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के बाद ईरान से इस्लामिक शासन खत्म हो जाएगा और राजशाही वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान की लीडरशिप इस कॉन्फ्लिक्ट को सर्वाइवल के लड़ाई के रूप में देखती है। उनके लिए ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल बैटल भी है। यही कारण है कि वो जल्दी पीछे हटने के मूड में नहीं है। इसके अलावा ईरान का जो रीजनल नेटवर्क है, जैसे कि हिजबुल्लाह और बाकी प्रॉक्सी ग्रुप्स, उसे मल्टी फ्रंट कैपेबिलिटी देता है। वो सीधे अमेरिका से लड़ने के बजाय अलग अलग जगहों पर प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे अमेरिका के लिए ये लड़ाई कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है। इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ईरान कम खर्च में ज्यादा नुकसान करता है। वो अमेरिका को क्लियर जीत हासिल करने से रोकता है, जबकि खुद टिके रहता है। यही उसकी वो चाबी है जिससे वो अमेरिका को चला रहा है। ईरान ये समझ चुका है कि जीतना जरूरी नहीं है, सामने वाले को जीतने न देना काफी है। अब ये अमेरिका के लिए तो वैसे हो गया जैसे सांप के मुंह में छुछुंदर, न उगलते बनता है न निगलते। पूरी सिचुएशन को अगर एक साथ देखें तो साफ दिखता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप में बदल चुका है। शुरुआत में ये कंट्रोल्ड मिलिट्री ऑपरेशन जैसा लग रहा था, लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया ने इसे मल्टी डायमेंशनल क्राइसिस बना दिया है, जहां मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और साइकोलॉजिकल सभी पहलू शामिल हैं। अमेरिका के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके पास कोई आसान एग्जिट ही नहीं है। अगर वो पीछे हटता है तो यह उसकी कमजोरी के रूप में देखा जाएगा और ग्लोबल लीडरशिप पर सवाल उठेंगे। अगर वो आगे बढ़ता है तो कॉस्ट और बढ़ती जाएगी, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और ह्यूमन, तीनों तरीके से। इस बीच ईरान अपनी स्ट्रेटजी पर कायम है, सीधी टक्कर से बचते हुए ज्यादा से ज्यादा डिसरप्शन पैदा करना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को सीधे सीधे प्रभावित कर दिया है। नाटो का लिमिटेड सपोर्ट और ग्लोबल हेजिटेशन इस सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो कुल मिलाकर के भाई ये वॉर ट्रेडिशनल हार जीत के तरीके से बाहर निकल चुका है। यहाँ जीतने का मतलब सामने वाले को पूरी तरीके से हराना नहीं, बल्कि उसे इतना दबाव में रखना है कि वो क्लियर जीत हासिल न कर पाए। और इसी गेम में ईरान सरप्राइजिंगली इफेक्टिव साबित हो रहा है। यही कारण है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका युद्ध के मैदान में भले ही पावरफुल हो, मानते हैं, लेकिन उस युद्ध को कैसे लड़ोगे जिसके लड़ाई का मैदान ही बदल चुका है, और उसी बदलाव में वो
हंसता हुआ नजर आ रहा है।